करना चाहता हूं कि अगर आप मुझे कहते हैं कि मुझे 500 रुपए दो, तो उसके लिए मेरी जेब में 500 रुपए का होना जरूरी है। अगर मेरी जेब में 500 रुपए नहीं होंगे तो मैं आपको 500 रुपए नहीं दे सकता। अगर हम मुआशरे के अंदर अमन कायम करना चाहते हैं और पीस कायम करना चाहते हैं, उसकी बुनियादी शर्त यह है कि हमारे अपने दिल के अंदर पीस हो। अगर हमारे दिल के अंदर टर्बुलेंस होगी, हमारे दिल के अंदर जो है एक तरह की परेशानी होगी और इंतशार होगा, तो चाहे हम जितनी जबरदस्त भी बातें करते रहें, हम मुआशरे के अंदर किसी किस्म का पीस क्रिएट नहीं कर सकते। तो कि हमारे अंदर जो टर्बुलेंस है और किसी भी एडवर्सिटी को हैंडल करने की सलाहियत है, वो क्यों कम है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। देखिए, अभी एक शख्स इस कमरे से अंदर दाखिल हो और दाखिल हो के बहुत बदतमीजी के साथ शोर मचाना शुरू कर दे और गालियां देना शुरू कर दे, तो हम में से हर शख्स को गुस्सा आएगा, जो कि एक नेचुरल है। हमारे अंदर एक रिएक्शन क्रिएट होगा जो कि बहुत ही कुदरती है। लेकिन उस रिएक्शन के तौर पर मैं क्या करता हूं, आप क्या करते हैं, कोई और क्या करता है, इसका दारोमदार उस बंदे के एक्शन पर नहीं है। इसका दारोमदार इस बात पर है कि सुनने वाले का मुदाफती निजाम कितना मजबूत है। हो सकता है एक आदमी उसकी गालियों के जवाब में उससे बड़ी उसको गालियां देना शुरू कर दे, हो सकता है दूसरा आदमी उसको थप्पड़ मारना शुरू कर दे, हो सकता है तीसरा आदमी खामोश होकर बैठा रहे, चौथा आदमी हो सकता है इस कमरे से बाहर चला जाए, और हो सकता है कोई आदमी यह सोचे कि पता नहीं इस बेचारे को क्या मुसीबत है, पता नहीं इस बेचारे को क्या मुश्किल है, जिसकी वजह से इसको पता है कि गाली देना बहुत बुरी बात है, मगर ये गालियां दे रहा है, तो मैं पता तो करूं कि इस बेचारे को क्या तकलीफ है। तो हालांकि वो गालियां सबके लिए बराबर हैं, लेकिन हर बंदे का रिएक्शन उन गालियों के अगेंस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। ये वो अंदर की इंडोरेंस है जिसका नाम है पीस, कि कौन आदमी कितना इमोशनली साउंड है कि किसी भी एडवर्स हालत के अंदर कितना रिएक्शनरी हो जाता है। अच्छा, इसके बारे में जितनी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं, उसमें यह डिटरमिन करना कि किस बंदे को बहुत गुस्सा आ जाता है और किस बंदे को कम गुस्सा आता है और किस बंदे को नहीं गुस्सा आता, उसकी जो 4-5 वजूहात हैं, वो सोशल साइंसेज वालों ने यह बताई हैं कि जो सबसे बड़ी वजह है, वो आप हैरान होंगे, उसका जो स्टार्ट है वो बचपन से ही हो जाता है। और वो वजह यह है कि किसी भी बच्चे की तरबियत के दौरान उसकी मां के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा था। जिस बच्चे की मां के साथ रिलेशन में बच्चे को पैम्पर किया जाए, बच्चे को ओवर फैसिलिटेट किया जाए, और जिसको एक टर्म बोली जाती है ना, मां सदके, हर वक्त उसको मां सदके वाली सिचुएशन में रखा जाए और उसको अपने पैरों पे खड़ा ना करने दिया जाए, ये वो बच्चा है जिसके अंदर थ्रेशहोल्ड गुस्से का बहुत लो होगा, क्योंकि उस बच्चे की हर बात मानी जाएगी। अगर एक बच्चे की मां उसको पैम्पर करती थी, बेटा तुमने नहीं उतरना, ये मैं करती हूं, अच्छा तुमने खाना नहीं खाना, मैं खुद अपने बेटे के करती हूं। आपने देखा होगा पैम्परिंग के लफ्ज से 6-6 साल तक अब तक माएं जो है वो बच्चों को पैम्पर बांध के रखती हैं, उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग भी नहीं होती। तो जिन बच्चों को घर में ओवर पैम्पर किया जाता है, ओवर प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है बगैर किसी लॉजिकल रीजन के, और उनको बाकी सब के, यानी किसी बच्चे के साथ उसकी लड़ाई अगर हो जाए तो मां हमेशा सच की बजाय उस अपने बच्चे की हिमायत करने लग जाए, तो ऐसे बच्चे जब ग्रो करते हैं तो उनका थ्रेशहोल्ड बहुत कम होता है। जब वो मुआशरे में आते हैं तो उसका मोटरसाइकिल किसी और मोटरसाइकिल से टकराया तो वो आगे वाले मोटरसाइकिल में भी अपनी मां को तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मां तो नहीं होती। वो अपने बॉस में भी अपनी मां को तलाश करने की कोशिश करता है, मगर बॉस तो बॉस होता है, मां तो नहीं होती। और वो अपनी बीवी में भी मां को तलाश करने की, लेकिन बीवी तो बीवी होती है, जाहिर है मां नहीं होती। तो वो तमाम रिश्तों में उस तरह का प्रोटेक्शन और उस तरह का ख्याल रखना और पैम्परिंग तलाश करने की कोशिश करता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। और ये वो बंदा है जो मुआशरे में गुस्से वाला होता है, इसको जरा सी बात पे, और ये नो नहीं सुन सकता, अगर जरा सी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है तो वो एग्रेशन हो जाता है। एक तो ये बात बताई जाती है। दूसरी बात ये बताई जाती है कि हर वो शख्स जो बहुत ओवर पोजेसिव हो, जो ये कहे कि मेरी चीज, मेरी घड़ी, मेरी कार, मेरी चीज, और रिश्तों के सिलसिले में भी ओवर पोजेसिव हो, जितने लोग ओवर पोजेसिव होते हैं उनका थ्रेशहोल्ड गुस्से का बहुत लो होता है, और जरा सी बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि जरा सी उनको आपने देखा होगा लोग ऐसे होंगे, मेरी गाड़ी के ऊपर निशान क्यों लग गया, मतलब गाड़ी के ऊपर निशान लग जाए तो उनको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं दिल का टुकड़े हो गए किसी तरह से। तो जो ओवर पोजेसिव लोग होते हैं, ओवर पोजेसिव लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और अमूमन छोटी छोटी बात पर, मुझे इस कुर्सी पे क्यों नहीं बिठाया गया, मुझे सेंटर वाली कुर्सी पे क्यों नहीं बिठाया गया, मैं बड़ा था, मुझे बाद में क्यों नहीं बुलाया गया, मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया गया, सबको हार दिया गया, मुझे हार क्यों नहीं पहनाया गया। तो ये एक्चुअली
ईगोइस्टिक पोजेसिवनेस की एक निशानी है। अच्छा, तीसरा, जिन लोगों के अंदर जेलसी होती है, वो लोग जो दूसरे की खुशी को देख नहीं सकते और टॉलरेट नहीं कर सकते, उनका थ्रेशोल्ड बहुत लो होता है। क्योंकि जब भी वो किसी कामयाब शख्स को देखते हैं तो उनको यह लगता है कि इसकी कामयाबी असल में मेरी नाकामी है, जबकि ऐसा नहीं होता। किसी का बड़ा होना मुझे छोटा नहीं करता, लेकिन वो लोग जिनको तरबियत की वजह से, किसी वजह से जिनके अंदर जेलसी हो, वो किसी और शख्स की खुशी को नहीं देख सकते, किसी और शख्स की कामयाबी को नहीं देख सकते, किसी और शख्स को पनपता हुआ नहीं देख सकते, जिसके नतीजे में उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। और जब भी जो लोग कामयाब हो रहे होते हैं, उनका जरा सा कोई पॉइंट मिल जाए तो वो उसको एग्रेसिवली डील करते हैं। ये तीसरी बात। और चौथी बात यह है कि वो तमाम लोग जिनका वैल्यू सिस्टम सही डिटरमिन नहीं हुआ, ये जरा गौर से सुनिएगा, आपको ये बात पहले भी पता ही है, हमारी जिंदगी में चीजों की अहमियत होती है। जिस चीज की अहमियत होती है वो ज़ाहिर है हमारे लिए वैल्यूएबल है। हमारे मुआशरे में ये डिटीरियोरेशन पिछले 20-30 साल से बहुत ज्यादा हुई है कि हमारा वैल्यू सिस्टम टोटली चेंज हो गया है। मुझे याद है, मेरे वालिद साहब एक सरकारी मुलाजिम थे, तो उनके दफ्तर में एक साहब थे, उनका नाम शिरानी साहब था। तो उनकी ना पेंट के ऊपर हमेशा यहां ना पेवंद लगा होता था जब भी वो देखते थे, और वो साइकिल पर आते थे, तो सारे लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो सुप्रिटेंडेंट थे उस दफ्तर के अंदर, और सारे लोग इसलिए इज्जत करते थे कि वो आते तो साइकिल पर हैं, उनकी पेंट पे पेवंद भी लगा होता है, और वो उनके घर के अंदर उसूल है कि ईद और बकरीद में सिर्फ कपड़े खरीदे जाएंगे बच्चों के सारे, और वो ट्यूशन कुछ नहीं अपने बच्चों को खुद पढ़ाते थे। लेकिन ये मशहूर था कि वो एक एक पैसे के ईमानदार आदमी है, तो उनकी ईमानदारी की वजह से हर बंदा उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था। और ये मेरी आंखों के सामने, मेरी 60 साल उम्र है, आप में से अक्सर मुझसे छोटे होंगे, कुछ मेरी उम्र के होंगे, कुछ ज्यादा भी होंगे, ये हमारी आंखों के सामने ये वैल्यू सिस्टम नीचे डाउनहिल डिटीरियोरेट हुआ है। और पिछले 20-30 साल के अंदर, पता नहीं उसकी पॉलिटिकल रीजन है, क्या रीजन है, आप उसको बेहतर समझते हैं, सडनली हमारे मुआशरे में वैल्यूएबल चीजें वो बन गई हैं जिनको पैसे से खरीदा जा सकता है, जबकि एक जमाने में वैल्यूएबल चीजें वो थीं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। मसलन सच्चाई, मसलन ईमानदारी, मसलन दयानतदारी, मसलन ट्रस्ट वर्दी होना, मसलन सच्चा होना। मगर मुआशरे के अंदर ये वैल्यू सिस्टम के चेंज होने की वजह से हमारी तमाम डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं, और वो बंदा जिसके पास मटीरियल बहुत ज्यादा है वो मुआशरे में बड़ा आदमी है। हम खुद भी देख लें, हम दफ्तर में बैठे हैं, एक आदमी एक आम से कपड़ों में आएगा तो हो सकता है हम उसको बिल्कुल दरखोरे इतना ना समझें, और एक आदमी जिसने टाई लगाई हुई है, सूट पहना हुआ है, बज़ाहिर देखने में अच्छी सी घड़ी बांधी, तो बावजूद इस बात के जानने के कि उसका एक्चुअल पर्सनैलिटी कॉन्टेंट क्या है और करेक्टर कॉन्टेंट क्या है, हम बुनियादी तौर पर इंप्रेस हो जाएंगे और उसको ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर देंगे। यह आम देखने में बात आई है। तो ये जो हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज हो गया है ना, इस वैल्यू सिस्टम चेंज होने की वजह से हमारे अंदर यह चेंज आई है कि हम ईगोइस्टिक हो गए हैं। वैल्यू सिस्टम दो ही होते हैं, एक वैल्यू सिस्टम जो ईगो को जनरेट करे और एक वो वैल्यू सिस्टम जो लव को जनरेट करे। बीच में इसकी क्लासिफिकेशन नियाज मकसूद साहब बताएंगे क्या होगी, लेकिन एक्चुअली वैल्यू सिस्टम दो ही होते हैं। एक वो वैल्यू सिस्टम के जिसके नतीजे से हमारी अना, हमारी ईगो, मेरी इज्जत हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई, ये वाली चीजें पनपे, और दूसरा वो हमारा सिस्टम है जिसके जरिए मोहब्बत पनपे, जिसकी वजह से रिश्ते मजबूत हों। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे के अंदर ये तमाम चीजें हुई हैं। इन मेरे ख्याल के अंदर, मैं बात को जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, हमारे मुआशरे के अंदर ये 4-5 फैक्टर हैं जिनकी वजह से ओवरऑल हमारा पढ़ा लिखा होना, हमारा स्किल्ड होना, हमारा अमीर होना, हमारा मुआशरे में कोई अथॉरिटी की पोजीशन पर होना, ये तमाम चीजों के बावजूद हमारा एंगर स्टेकन होना, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप ईमानदारी से बताइए, दो आदमी गाड़ियों में बैठे हो, एक कार के ऊपर शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बैठा हो या सबसे बड़ा वकील बैठा हो फॉर एग्जाम्पल, या कोई जज बैठा हो या किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बैठा हो, और दूसरी गाड़ी के अंदर एक आदमी हो जिसकी ड्राई क्लीनिंग की दुकान हो, दोनों का गाड़ियां मोटरसाइकिल से टकरा जाएं और कसूर मोटरसाइकिल वाले का हो, ये दोनों बाहर निकलेंगे, आप खुद अपने दिल में झांक के देखें कि पढ़ा लिखा आदमी रफ बिहेव करेगा या अनपढ़ आदमी रफ बिहेव करेगा। ज्यादा इम्कान यह है कि पढ़ा लिखा आदमी कहेगा मैंने जानता नहीं मैं कौन है, मैंने जानता नहीं मैं प्रिंसिपल है, मैंने जानता नहीं मैं बड़ा वकील हूं, मैंने जानता नहीं मैं फलानी जगह पर वो डायरेक्टर लगा हुआ हूं, उसके मुकाबले में वो नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पढ़ा लिखा होना, हमारा सब कुछ होना, इसका ताल्लुक हमारी इंडोरेंस और ईगो से नहीं है, उसका ताल्लुक हमारी ये 4-5 बातों के साथ है जो कि मैंने आपके साथ की हैं। पर्सनल लेवल पर हम किस तरीके से इस तरह के बन जाएं कि जब भी एडवर्स सिचुएशन आ जाए
जब भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आ जाए तो मैं उसके अंदर तहम्मुल से बिहेव करूं। बस ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी 3-4 बातें हैं, वो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। यहां मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जितनी गुफ्तगू हो रही है ये उन लोगों के बारे में नहीं हो रही, इट इज नॉट अबाउट दैम कि जो कि ठीक नहीं है, ये मेरी और आपके बारे में हो रही है। लिहाजा हमारा मसला ये नहीं है कि लोग टॉलरेंट हैं क्यों नहीं, हमारा मसला ये नहीं है कि लोग पीसफुल हैं कि नहीं, हमारा मसला ये कि मैं अंदर से ऐसा क्यों नहीं हूं। मुझे जरा सी बात पे गुस्सा क्यों आ जाता है, मैं इतना एग्रेसिव क्यों हूं, मैं कितना ईगोइस्टिक क्यों हूं, मेरी क्यों बेइज्जती हो जाती है, हर दूसरे दिन छोटी सी बात पे मेरी बेइज्जती हो जाती है, उठ के खड़ा ना हो तो मेरी बेइज्जती हो जाती है। तो इसके लिए हम 3-4 टेक होम मैसेजेस हैं, और मेरे मुखातिब जो हैं वो यंग हमारे लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई, मेरी उम्र के मुझसे बड़े, वो सिर्फ ऐसे मेरी सरप्रस्ती के लिए सुन लें, बाकी मेरे मुखातिब जो हैं वो मेरे यंग लोग हैं। देखिए 3-4 बातें अगर हम करने लग जाएं तो आप हैरान होंगे कि हमारे अंदर पीस डेवलप हो जाएगा। पहली बात यह है जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम है कि जिसका आज गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं था वो हलाक हो गया। हम में से हर शख्स मुआशरे में तब्दीली लाना चाहता है, हम में हर शख्स चाहता है कि मुआशरा ठीक हो जाए, और हर एक पर हम मेहनत करना चाहते हैं सवाए एक शख्स के जिस पर हमारा कंट्रोल है, और वो मैं खुद हूं। हम उन तमाम लोगों पर मेहनत करना चाह रहे हैं तब्दील करने की जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिस पर हमारा कंट्रोल है उसको भूल कर, उसके लिए जो की है, जो सोशल साइंटिस्ट हमें बताते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, वो ये कहते हैं कि हम में से हर शख्स को 15 मिनट रोजाना निकालने चाहिए, सुबह के वक्त और 15 मिनट शाम के वक्त, जिसमें हम खामोशी से बैठकर अपने पूरे दिन में जो कुछ किया है उस फिल्म को चलाएं। रात को सोते वक्त मैं देखूं, सुबह मैं उठा, मैंने ये किया, ब्रश किया, फिर मैं नमाज पढ़ी, फिर मैंने एक्सरसाइज की, फिर मैंने ये किया, फिर मैं दफ्तर गया, वहां एक बंदे ने बदतमीजी की, मैंने उसको डांटा, फिर उसने ये किया। यानी सारे दिन की हम एक फिल्म चलाएं और चल के देखें और जायजा लें कि जो मैंने किया वो ठीक किया कि नहीं किया, क्या मेरा रवैया यही होना चाहिए था, क्या मुझे इसके अलावा कुछ और करना चाहिए था। आपको लगेगा कि ये बहुत आम सी एक्टिविटी है, लेकिन 15 मिनट रोजाना निकालने से इंसान आईने में अपने आप को देख लेता है और उसको अंदाजा हो जाता है कि किस जगह पर उसने बोंगी मारी है और किस जगह पर उसको ये नहीं करना चाहिए था, और कैसे वो अपने रवैये को बेहतर करे। एक तो मेरा ये टेक होम मैसेज है, मैं खुद भी इसकी प्रैक्टिस करता हूं, आपसे भी ये गुजारिश है कि 15 मिनट रोजाना ये रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज जरूर की जाए। जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जिसके अंदर टर्बुलेंस हो सकती है, जिसमें गुस्सा हो सकता है, उसके अंदर अल्फाज को बिल्कुल ना पकड़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा आके मुझसे लड़ता है और वो कहता है मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। अब इस बात पर मैं सारी जिंदगी उसके साथ दुश्मनी कर सकता हूं, लेकिन उस बंदे ने कभी किसी की टांगे नहीं तोड़ी, ना वो मेरी टांगे तोड़ना चाहता था, ना उसने मेरी टांगे तोड़ी हैं। यही सूरत हाल जो मुगल्लजात और गालियां होती हैं उसमें भी होती है। जब आदमी किसी को गाली देता है, मां की गाली, बहन की खुदा ना खास्ता कोई और बुरी गाली देता है, तो उस गाली में वो जिस एक्ट की तरफ इशारा कर रहा होता है, ना उसको ऐसा करने की नीयत होती है, ना उसने कभी ऐसा किया होता है, ना उसका कोई इरादा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन अल्फाज को पकड़ लेते हैं जो अल्फाज में वो कहना चाहता था वो नहीं पकड़ सकते। जिस बंदे ने आके मुझे कहा कि जावेद मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, असल में उस बेचारे का प्रॉब्लम डिक्शनरी का प्रॉब्लम है, उसके पास वोकैबुलरी नहीं है। वो ये कहना चाहता था कि आपने जो कुछ किया उससे मेरा दिल टूट गया, आपने जो कुछ किया मुझे तवक्को नहीं थी कि आप ये बात करेंगे, इस पर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसको ये फिक्रे नहीं आते, उसकी डिक्शनरी के अंदर ये फिक्रे नहीं है। वो जवाब में कहता है मैं तो टांगे तोड़ दूंगा आपकी। तो अब मैंने वो टांगे तोड़ने वाली बात को पकड़ लिया और उसकी बुनियाद पर सारी जिंदगी के लिए उससे दुश्मनी कर ली, और उसके साथ मेरी नस्लों की दुश्मनी आगे चली गई। मैंने उसके खिलाफ मुकदमे भी कर दिए, मैंने उसको फिजिकली भी मारा, मैं उसके खिलाफ नुकसान भी पहुंचाऊंगा। एक्चुअली मसला सिर्फ यह था कि मैंने अल्फाज, और गालियों के सिलसिले में भी ऐसे होता है, किसी ने किसी को गाली दी, उस पर कत्ल हो जाते हैं और वो पूरे खानदान में उनके सिलसिले चलते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, उनकी टांगे तोड़ दी जाती हैं। लेकिन आदमी थोड़ा सा गौर करे कि जो कुछ वो कह रहा है क्या वो ये करना भी चाहता है कि नहीं करना चाहता। तो दूसरा मेरा, पहला मैंने अर्ज किया था कि 15-20 मिनट हमें रोजाना निकालने चाहिए और उससे हमारे अंदर की टर्बुलेंस ठीक होगी। दूसरा मैंने आपसे अर्ज किया है कि हम कभी भी अल्फाज को ना पकड़ें। जिस वक्त हमारी सिचुएशन एग्रेसिव सिचुएशन हो रही हो, जिसमें मार कुटाई होने का खदशा हो, जिसमें लड़ाई, हम लफ्ज को बिल्कुल ना पकड़ें। हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि असल में वो क्या मैसेज देना चाहता है। ये दूसरी बात। और आखिरी और तीसरी बात यह है कि जब भी हमारे साथ कोई भी ऐसे सूरत हाल होती है
जिसके अंदर एग्रेशन क्रिएट हो जाती है, तो हम महसूस पहले करते हैं और सोचते बाद में। हमें सिर्फ यह करना है कि हम सोचें पहले और महसूस बाद में करें, और यह प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। अगर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसका एक एडवर्स इमोशनल रिएक्शन डेवलप हो रहा है, तो महसूस करने से पहले थोड़े से वक्फे में पहले सोचना जरूरी है। और अगर हम पहले सोचने लग जाएं, ये नहीं मैं कहता महसूस ना करें, हम इंसान हैं, कंप्यूटर तो नहीं है। कोई गाली देगा तो महसूस करेंगे, कोई हमें प्यार करेगा तो महसूस करेंगे, लेकिन महसूस करने वाले को सेकंड टाइम, महसूस करने वाली एक्टिविटी को दूसरा नंबर दे दें और सोचने वाली एक्टिविटी को पहला नंबर दे दें, तो आप देखिएगा कि हमारे अंदर एक तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। और ये इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है और रिसर्च करके ये साबित किया है कि ये 3 एक्टिविटीज, यानी रोजाना 15-20 मिनट अपना जायजा लेना। देखिए ना, अगर फर्ज करें मेरे चेहरे पे यहां दाग लगे हुए हैं, मेरे बाल गैर जरूरी बड़े हुए हैं, अगर मैं शीशे में अपने आप को देखूंगा ही नहीं तो मैं उनको कैसे करेक्ट करूंगा। इसी तरीके से अगर मेरे इमोशंस के ऊपर और किरदार के ऊपर दाग लगे हुए हैं, अगर मैं रोज अपने आप को देखूंगा ही नहीं तो उसको मैं कैसे करेक्ट करूंगा। यह पहला काम था। दूसरा काम यह है कि हमने कभी भी दूसरे बंदे के अल्फाज को नहीं पकड़ना। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मौलाना रूम ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि लैंग्वेज ऑफ गॉड इज साइलेंस, रेस्ट ऑफ इट इज अ वेरी पुअर ट्रांसलेशन। ये जो लफ्ज हम बोलते हैं ना, ये तो सिंबल्स हैं, ये तो एक खोखले सिंबल्स हैं जो हम बोलते हैं अपने माफिज ज़मीर की एक बड़ी पुअर ट्रांसलेशन के लिए। मगर जो असल माफिज ज़मीर है, अल्फाज कभी भी वो सीढ़ी प्रोवाइड नहीं कर सकते जिसके जरिए वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जब भी हमारी झगड़ा होता है और ये लड़ाई होती है या फसाद मचता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ इस बात पर होता है कि उसने ये क्यों कहा। और अगर हम ये सिर्फ सिंपल समझ लें कि ये जो कहने वाला अमल था, ये तो एक पुअर ट्रांसलेशन थी उसकी इनर फीलिंग की, और उसकी इनर फीलिंग क्या थी उसको मैं समझने पर अगर कादिर हो जाऊं, तो वो शख्स जिसको हम मारने पर तैयार हो गए हैं, हो सकता है उसके साथ हमें मोहब्बत हो जाए। आप देखिए ना, हर शख्स को पता है गाली देना बुरी बात है, हर शख्स को पता है कि बदतमीज होना बुरी बात है, मगर फिर भी वो रिस्क ले रहा है और गाली दे रहा है और बदतमीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये बेचारा बहुत मुसीबत में है। वो बेचारा बहुत, आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा दोनों अपने पैरों पे चलता है, एक बच्चे को पोलियो है, तो आप किसकी ज्यादा कदर करेंगे? उसकी ना, कि जिसको पोलियो है उसको ज्यादा ख्याल रखेंगे। एक आदमी तो बहुत बाइखलाक है, एक आदमी तो बहुत अच्छा है हमारे रिलेशन में, तो एक आदमी है जो बाइखलाक नहीं है, एक आदमी वो है जो बदतमीज है, वो बेचारा बड़ी मुसीबत में है। तो किसको ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है, वो जो कि हमसे मोहब्बत करता है या वो जो बज़ाहिर अच्छा नहीं करता? तो उस पोलियो वाली मिसाल के हिसाब से ज्यादा मोहब्बत के काबिल वो है जो मुआशरे में एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है बनिस्बत उसके कि जो कि नॉर्मल बिहेव कर रहा है। ये दूसरी बात थी। और आखिरी बात मैंने आपसे अर्ज की थी कि थोड़ा सा हम अपनी तरबियत में इमोशनल एग्रेशन करके रिएक्ट करने की बजाय सोचने के अमल को पहले ले आए। और अगर ये 3 काम कर लेंगे, इसके नतीजे में हमारे अंदर जो तब्दीली आएगी, उस तब्दीली का नाम यह है कि हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाएगा। अगर हम इन 3-4 चीजों पर अमल करेंगे तो हमारे नजदीक उन चीजों की वैल्यू होगी जो रियल वैल्यू है, राइट? गैरत की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, इज्जत बेइज्जती की। मैं कमरे में गया, कोई उठ के खड़ा नहीं हुआ, मेरी कितनी बेइज्जती हुई, लेकिन अगर हमारा वैल्यू सिस्टम बहुत पॉजिटिव होगा तो हम ये कहेंगे ये लोग मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं, मुझे इतना अपना समझते हैं कि इनको इस बात की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि मेरे लिए खड़े हो, ये तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यानी हमारा वैल्यू सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। जिन बातों में हमें गुस्सा आता है, जिन बातों में हमारी बेइज्जती होती है, जिस बातों को हम ईगोइस्टिकली लेते हैं, उनको हम मोहब्बत के साथ लेना शुरू कर देंगे। बात बड़ी जरूरी है, अपने आप को याद रखने की जरूरी है कि हम सब जो मर्जी कर लेना, हम सब का जो आखिर है ना मंजिल, वो एक लकड़ी का फट्टा है। जिस फट्टे पे हम लेटे होंगे बरहना, ज्यादा इम्कान यह है कि हमारे अपने बच्चे वगैरह दूर बैठे तस्बीह पढ़ रहे होंगे, मस्जिद का एक मौलवी होगा वो नहला रहा होगा, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता कि क्या, और मुर्दे को जरा हाथ लगाते वक्त थोड़ी सी जरा परेशानी भी होगी, तो वो जो मौलवी साहब है ना वो हमें नहला रहे होंगे। बच्चा ज्यादा ये करेगा कि वो कहेगा अंदर से रुई लेके आओ, उस पर लगा के नाक में डाल दें, या वो ये कह रहा होगा कि गर्दन को काबे की तरफ कर देना क्योंकि जिस्म अकड़ जाता है। तो हम सब दुनिया में जितनी मर्जी छलांगे मार लें, एक्चुअली हमारी असल मंजिल वो फट्टा ही है। और उस फट्टे पे डलने से कुछ 6 घंटे पहले अगर किसी को पता लग जाए कि वो मरने वाला है, मैंने तो अपने सामने बहुत से मरते हुए लोग देखे हैं बीइंग अ डॉक्टर। एक आदमी जो बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन था, उसको मौत से 6 महीने पहले कहा जाए कि यार कुछ 2-4 प्लॉट मिल रहे हैं सस्ते, बड़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, आपके ख्याल में वो आगे से क्या कहेगा?
वो खुद आके वास्ते यार बोलते कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो हमें अपनी जिंदगी गुजारते वक्त, मैं अपने ऊपर भी अल्लाह करे मुझे अमल की तौफीक दे, हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं, मैं फसाद मचा रहा हूं, मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए नफरतें क्रिएट कर रहा हूं। एंड में इन नफरतों का क्या नतीजा निकलेगा? आखिर में तो उस फट्टे पर ही लेटा हूंगा और उस वक्त इन चीजों की बिल्कुल वैल्यू नहीं होगी। उन चीजों की वैल्यू होगी कि जिनको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मोहब्बत से सुना मुझे।